हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लासेस लेके आया हूं। तो आज हम अपना इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की हम 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो जल्दी से पेपर से पहले आप इन वीडियोज़ को फटाफट भाई कर लो। चले भाई, अब मैं सब्जेक्ट वाइज मैराथन लेके आने वाला हूँ। अभी हमारी जैसे हिस्ट्री की है, हिस्ट्री की मैराथन चलेगी, 2-3 वीडियोज़ आएंगे आप लोगों की हिस्ट्री की, और इसके बाद आप लोगों को ज्योग्राफी की मैराथन हो जाएगी। तो लगभग हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या हो जाएगा, खत्म होने वाला है। फिर दोस्तों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से छोटा छोटा पार्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, एक ही दिन में आप लोगों का पॉलिटी और क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। रहा स्ट्रेटेजी के वो हमारा चल ही रहा है। चले भाई दोस्तों, आओ एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की आज हमारी मैराथन है भाई। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब है दोस्तों प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास ध्यान से सीखते चलना भाई, ठीक है, ध्यान से सीखियो भाई। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये बताओ मेरे को आज कौन सा साल चल रहा है। देखिए, आज है 2023 फॉर एग्जांपल। आज कौन सा साल है, 2023। एक बात बताओ, इससे पहले आऊंगा तो कभी ना कभी भाई 1947 यानी हमारा देश आजाद भी हुआ था। समझ आया। और अगर इससे पहले चले तो भाई एक ये बताओ 712 भी साल आया होगा, और इससे पहले चले तो भाई 0 भी आया होगा। समझ आया। 0, ये 0 क्या है, इस दिन दोस्तों ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म। अब ये 0 क्या है, यानी जिसको बोलते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसी को बोलते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। दोस्तों याद रखना, दुनिया में ना सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। समझ आया, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो सारे महाद्वीपों ने ना, लगभग बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है ना, तब से ही हम अपनी कैलेंडर की शुरुआत मानेंगे। तो उन्होंने कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी है, 0 यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते आज वो लोग कहाँ पहुंच गए, 2023 में। यानी फिर पूरी दुनिया ने इसी कैलेंडर को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और ये है हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर जो आज माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आज है 2023, मैं पूछूं आज से कितने साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो आप बोलोगे ठीक 2023 साल है पहले। भाई देखो 0 यहीं से स्टार्ट हुआ है। चले भाई, एक बात बताओ, क्या ईसा मसीह के जन्म से ही दुनिया स्टार्ट हुई है? ऐसा तो नहीं है भाई, इससे पहले भी दुनिया स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और ये बहुत सालों से। यहां पे मैं एक साल लिखा मैंने, 20 लाख। मैंने कहा आज से 20 लाख साल पहले से दुनिया स्टार्ट हो चुकी है। ये एक बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। समझ आया। आगे देखो, मैंने कहा 0 को क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म। भाई इसको मैंने बेस मान लिया, इस ईयर को मैंने क्या माना, बेस। अब ये बताओ, इससे पहले अगर आऊं तो ये है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं, और इससे इधर आऊं तो ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। तो जो बाद की घटनाएं हैं तो इनको हम डिनोट करते हैं आफ्टर क्राइस्ट से, यानी हर साल के पीछे हम क्या लगाएंगे, आफ्टर ए क्राइस्ट यानी एसी। जैसे मैंने लिखा 712, तो 712 के इसके पीछे क्या लगाऊंगा, एसी, या हिंदी में ईस्वी। क्या आपको समझ आया। अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करूं, जैसे ये 0 है, इससे पहले अगर स्टार्ट करूं भाई, यहां पे आएगा साल 1 2, ऐसे करते 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 भाई 1000वां साल भी आएगा, और फिर ऐसे करते करते 20 लाख साल भी आएगा। तो ये बताओ, इधर ईसा मसीह के जन्म के इधर ये पहले की घटना या बाद की, तो ये आप बोलोगे ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं हैं, तो पहले को बोलेंगे बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। क्या आपको समझ आया। देखो मैंने बेस इसको माना, इधर जाएंगे, ये तो है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, और इससे पहले आऊंगा तो ये है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं। अब ये बताओ हमको कैसे पता चलेगा ये बाद की है या पहले की। तो हमको ना हर ईयर्स के पीछे ये एसी, जैसे यहाँ पे 1000 आया, तो मान लो यहाँ भी एक साल है 712, तो इसके पीछे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, बीसी। तो देखो यहाँ पे एसी, यहाँ पे बीसी है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला साल है। और अगर एसी लिखा होता तो आप क्यों समझते हैं कि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल है भाई। समझ आया। चले, एक तो हम लोगों ने एक बेसिक बात की कि हमको कैसे अलग करना है ये ईयर्स। एक बात और याद रखना, ईसा मसीह के जन्म के बाद को, ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम एक शब्द और से जानते हैं, एडी से भी जानते हैं। एडी क्या होता है, एनो डोमिनी। एडी क्या होता है, एनो डोमिनी, यानी इसका मतलब भी होता है दोस्तों एसी। यानी या 712 एसी लिखूं या एडी लिखूं, बात एक ही है दोस्तों। पेपर में ना अलग अलग नाम से लिखे रहते हैं, तो एसी का मतलब ही एडी है। एसी क्या होता है, आफ्टर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद। आगे सुनो, आगे सुने, इसी शब्द को ना एक और नाम से जानता है हम ना, इसको सीई भी बोल देते हैं दोस्तों। सीई का मतलब है कॉमन एरा।
कॉमन एरा का मतलब है जो चल रहा है आज का साल। तो इसी को मैं सीई डिनोट करूंगा। सीई का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। चले भाई इधर आओ, इसको या तो हम बीसी बोलते हैं या हम बोलते हैं बीसीई। बीसीई क्या होगा दोस्तों? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। क्या आपको समझ आया? या हिंदी में बोले तो इसको बोल देंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो ये एक बेसिक आप लोगों को मैंने आइडिया दिया है कि भाई एसी, एडी, सीई ये क्या होते हैं, बीसी या बीसीई ये क्या होते हैं। ये आना बहुत ही जरूरी है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। समझ आया? चले एक अब आपको बताना है ये जन्म के पहले की है या बाद की। अगर मैं लिखूं दोस्तों 712 सीई, तो सीई का मतलब है ये तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल है भाई। सीई का मतलब क्या था? कॉमन एरा। चले भाई अगर मैं लिख देता 712 एडी, इसका मतलब क्या है? फिर आप बोलोगे एडी का मतलब भी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। और इसकी जगह मैं लिख देता एसी, ये भी क्या बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये है सारे बाद के। चले अगर मैं लिख देता 1000 बीसीई, ये कौन सा साल है? तो आप बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म तो यहां हुआ, लेकिन इससे 1000 साल पहले की बात है। ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले की बात है, यानी यहां का साल आएगा बीसीई। चले भाई ये एक छोटा सा बेसिक मैंने आप लोगों को बताया। अब सुनो भाई एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सीखना क्या है, आगे सुनो। ये चीजें पता होना बहुत ही जरूरी था। अब सुनो भाई, देखिए अब मैंने कहा भाई हमारा साल चल रहा है 2023, और इससे पहले मैंने कहा देश आजाद हुआ 1947 में, और इससे पहले चलूं तो मैं एक साल आएगा दोस्तों हमारा 1707। एक साल है। अब ये ईयर्स क्या है, इनका ईयर्स का इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा बाद में, बस अभी के लिए इतना का इतना रट लो भाई। ये है एक साल आया 712, यहां पे आया 0, यानी यहां से स्टार्ट हुआ ईसा मसीह का जन्म, यहां हुआ 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते आज कहां पहुंच गए? 2023 में। और चले और इससे पहले आऊंगा दोस्तों यहां पे है 20 लाख बीसी। देखो मैंने लिखा 20 लाख, आज से 20 लाख साल पहले, और इसके पीछे क्या लगाऊंगा? बीसी। बीसी का मतलब क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट। क्या आपको समझ आया? देखो मैंने आपके सामने ना कुछ डेट्स लिखी है, एक बेसिक समझना है सिर्फ आप लोगों को। मैंने कुछ डेट्स लिखी आपके सामने, तो याद रखना भाई 20 लाख बीसी से लेके बीसी लिखा हुआ है, चलते जाओ, यानी इस बीच इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी है यहां से लेके 0 भी क्रॉस कर दिया, यानी मैं पहुंच गया एसी पे, और मैं पहुंच गया 712 तक। भाई आप लोग कहोगे 712 ये क्या है? ये 712 एसी है, या इसी को क्या बोलूंगा? एडी। एडी बोलूंगा। तो दोस्तों 20 लाख बीसी से लेके 712 एडी, इस बीच में जितनी भी इतिहास में कुछ घटनाएं घटी है वही तो हमारा पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का। वही हमारा पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, या जिसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, जिसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास। क्या आपको समझ आया? तो आप लोगों को ना सबसे पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जब भी मैं बात करूंगा प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड बताओ कब से लेके कब तक है? आप बोलोगे 20 लाख बीसी से लेके 712 एसी तक। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो। फिर ना आप लोगों को जस्ट याद रखना है 712 से लेके और 1707 ये फिर से क्या है? एसी या एडी। इस काल में जितनी भी घटनाएं घटी ना भाई इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री। इसको बोलेंगे मेडिवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। क्या आपको समझ आया? मैंने कहा टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। आगे भाई 1707 से लेके फिर 1947 यानी देश आजादी तक एसीआईडी, ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी इसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का मतलब है इस बीच में जितनी घटनाएं घटी वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने ना हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है भाई। हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एक है दोस्तों हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, एक है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का टाइम पीरियड बताओ, और आज इस क्लास में मैं फोकस करने वाला हूं केवल प्राचीन इतिहास पे। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड आप बोलोगे भाई 20 लाख है, ये एल का मतलब लैख, 20 लाख बीसी से लेके और 712 एसी तक आ जाओ, ये है हमारा टाइम पीरियड प्राचीन इतिहास का। आगे सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड बताओ भाई कब से लेके कब तक है, यानी मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है, तो आप क्या बोलोगे 712 एसी से लेके और 1707 एसी तक। अब इन ईयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बाद में सीखेंगे, आज मैं पूरी तरह फोकस करूंगा केवल एंशिएंट हिस्ट्री पे। समझ आ गया? आगे चलो भाई, ये एंशिएंट था, ये मेडिवल है, और ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है आधुनिक इतिहास।
आधुनिक इतिहास, और ये टाइम पीरियड चलेगा 1707 से लेके देश आजादी तक 1947 ईस्वी तक। तो दोस्तों ये है हमारा कालक्रम हिस्ट्री का, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। क्लियर हो गया? चले अब मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर एंशिएंट हिस्ट्री पे, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को ये जो हमारी मैराथन है ये किस पे बेस है, हमारी है प्राचीन इतिहास पे। तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया, जब भी प्राचीन इतिहास की बात होगी तो टाइम पीरियड बताएं कब से लेके कब तक है, तो आप बोलोगे 20 लाख बीसी से लेके, और आप बोलोगे भाई 712 एसी तक, या एडी बोल दूं या सीई बोल दूं, वो सारी चीजें एक ही है भाई। एसी का मतलब आफ्टर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनी, सी का मतलब कॉमन एरा। समझ आ गया? ये हमारा टाइम पीरियड है भाई। अब सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों को ना दोस्तों एक सीक्वेंस बता रहा हूं। एक बात बताओ, देखो हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट होगी, एंशिएंट हिस्ट्री हमको कहां से पढ़ना है, 20 लाख बीसी से पढ़ना है, और कहां तक पहुंचना है हम लोगों को। देखो भाई एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कहा 20 लाख बीसी से हमने जर्नी स्टार्ट की है, और पहुंचना कहां तक है, पहले 0 तक पहुंचेंगे, पहले तो हम यहां तक पहुंचेंगे ऐसे, और फिर पहुंचूंगा मैं कहां तक, 712 ईसी तक, तभी तो हमारा खत्म होगा। मैंने यहां से जर्नी स्टार्ट की और उधर जा रहा हूं, यहां तक हम पहुंच जाएंगे ना, तो यानी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी मैंने जर्नी कहां से स्टार्ट की, तब भी मैं कभी भी बोलूंगा तो बोलोगे आप 20 लाख बीसी से प्राचीन इतिहास की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। क्या आपको समझ आ गया? चले आगे सुनो भाई। अब ना इस बीच में क्या क्या होता गया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए पहले हमारा टारगेट है कहां तक पहुंचने का, 0 तक। पहले हमको 0 तक पहुंचना है, अभी टारगेट 0 तक रखो। एक बात तो जैसे 20 लाख है, फिर 10 लाख आएगा, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 1000, फिर 500, 0, ऐसे तो देखो साल घटते आएंगे। बीसी में साल क्या होते हैं, घटते आएंगे भाई। जब यहां तक पहुंचेंगे इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे होता जाएगा। समझ आ गया? अब सुनो, अब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री। ये बताओ एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कहा कहां से स्टार्ट होगा, 20 लाख बीसी से लेके। और दोस्तों चले आओ, देखो हमारा टारगेट 0 तक पहुंचने का, पहले बता दिया मैंने, 20 लाख बीसी से लेके, और चले आओ आप लोगों को पहुंचने दोस्तों 12,000 बीसी तक। देखो मैं कहां तक पहुंच गया, 12,000 बीसी तक। समझ आया? 20 लाख बीसी से लेके 12,000 बीसी तक पहुंच गया। पॉइंट सुनना, इस टाइम पीरियड को बताया क्या कहा जाता है। अब धीरे धीरे पहले मैं ना एक आप लोगों के दिमाग में बस ये सोच लो, मैं आप लोगों को ना टॉपिक बता रहा हूं, हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। क्लियर हो गया? 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक ये जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं, इस टाइम पीरियड में ना पूरी पृथ्वी पे बर्फ जमी हुई थी, या इसी को आइस एज कहा जाता है, यानी हिमयुग कहा जाता है। और इसी काल को ना हम याद रखना पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसी काल को कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब होता है दोस्तों पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। जब भी मैं आपसे पूछूं ना पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, बताओ कब से लेके कब तक है, तो आप क्या बोलोगे, 20 लाख बीसी से लेके और कहां तक, 12,000 बीसी तक। इस टाइम पीरियड में ना पूरी पृथ्वी पे दोस्तों बर्फ जमी थी, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, आइस एज था, और पैलियोलिथिक पीरियड बोला। क्या आपको समझ आया? आगे चले, मेरा टारगेट है कहां तक पहुंचने का दोस्तों, मैंने कहा 0 तक पहुंचना है, पहले हम 12 तक पहुंच गए। आगे चलो, 12,000 बीसी से लेके और 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है ना, 10,000 बीसी, ये टाइम पीरियड याद रखना। इस काल को पता है क्या बोला जाता है, इस काल को बोलते हैं दोस्तों मेसोलिथिक। इस काल को बोलते हैं मेसोलिथिक। पहले सुनते जाए, मेसोलिथिक का मतलब है, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या इसी को बोलते हैं दोस्तों मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल, इसी को बोलते हैं लघु पाषाण काल हिंदी में। क्या आपको समझ आया? पहले सीखते जाओ। आगे देखो, मैंने कहा हमको पहुंचना कहां तक है, 0 तक। कहां तक पहुंच गए, 20 लाख से स्टार्ट किया था, 12,000, 12 से 10, और 10 से 10,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी से लेके दोस्तों 5,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है ना, इसको बोलते हैं नियोलिथिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब है नवपाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल। पहले ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए कब से लेके कब तक को हम क्या बोलते हैं। अब इनमें हुआ क्या ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हमको 0 तक एक दिमाग में ना एक स्टोरी, क्रोनोलॉजिकल काल पता होना चाहिए। जब भी मैं पूछूंगा ना एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको ना एंशिएंट हिस्ट्री का 20 लाख बीसी से लेके 712 तक का पता होना चाहिए। पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो आप पहले क्या बोलोगे कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग ही कहां से होगी, पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। इसके बाद देखो पहुंचना कहां तक है, 0 तक। फिर से सुन लो, 0 तक। फिर मैंने
लिया 5000 बीसी से लेके और दोस्तों 2500 बीसी तक, 2500 बीसी तक। अब 2500 पे आगे इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड का मतलब है दोस्तों, इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब सुन लो ध्यान से, देखो ये मेरा अलग से टॉपिक आएगा भाई, समझ आया, मैं पूरा बात करूंगा बिल्कुल खोल के, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बेसिक सीखो, आपको बेसिक सीखना है, अभी ज्यादा डीप में जाने वाला हूं नहीं भाई, लेकिन एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए आप लोगों को। फिर से सुनना, अब सुनो भाई, मैंने ना 20 लाख से ही स्टार्ट क्यों किया, 20 लाख से ही जर्नी। अब इनमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं भाई, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को लेना है। समझ आ गया, सुनना ध्यान से। 5000 बीसी तक, पहले 2500 बीसी तक पढ़ रहे हैं भाई। देखो भाई याद रखना, जो आदमी था ना, माना जाता है पहले हम मछली हमारे पूर्वज थे। फिर से सुन लो, मैंने क्या कहा, बंदर नहीं, मैंने कहा फिश। हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, पहले फिश थी। मछली ना धीरे धीरे पता है क्या हुआ, मछली में इवोल्यूशन हो गया, फिश में इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन होने के बाद मछली चेंज हुई बंदर में, और मंकी यानी बंदर जो था, बंदर धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, बहुत साल गुजरते गए और बंदर में चेंज आ गया और वो बन गया आदि मानव। आदि मानव का मतलब है आधा बंदर था और आधा मानव था भाई। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहा और बंदर से वो पूरी तरह बन, आदि मानव से बन गया वो मानव, यानी हमारी स्कल आ गई ह्यूमन की। समझ आया? अब सुनो, जैसे वो आदमी बनाना, पहले आदमी ना थोड़ा सा मेंटली था, दिमाग से उसमें भाई बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें इवोल्यूशन होता गया। देखो याद रखना, हर एक जीव में ना दोस्तों तरक्की होती रहती है, वो डेवलप करता रहता है। और जब हम पूरी तरह मानव बन गए, हमने ना जब पहली बार अपने लिए किसी पत्थर का यूज स्टार्ट किया ना, फिर से सुनो, हमने पहली बार अपने लिए किसी पत्थर का यूज करना शुरू किया ना, तब से ही एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। और वो हमने पत्थर का यूज, अगर आपसे पूछे जाए ना, हमने पहली बार यानी ह्यूमन हिस्ट्री में आदमी ने पहली बार एक स्टोन का यूज कब किया था, तो आज से 20 लाख साल पहले किया था। तो 20 लाख बीसी में जब हमने पत्थर का यूज करना शुरू किया, तब से ही हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्या मानते हैं, शुरुआत मानते हैं। तो क्या आपको 20 लाख बीसी का इंपॉर्टेंस समझ आया कि मैंने 20 लाख बीसी से ही एंशिएंट हिस्ट्री क्यों स्टार्ट किया? तो आप बोलोगे ये वो साल था जब हमने पहली बार अपने लिए, ह्यूमन ने अपने लिए किसी एक धातु यानी एक पत्थर का यूज करना क्या किया था, स्टार्ट किया था। आगे सुनो भाई, पॉइंट सुनो दोस्तों, ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ना, इस काल के ना दो 3 फैक्ट बता रहा हूं। ये फैक्ट ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लेना, पहले बता रहा हूं भाई, इनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा बाद में। अभी के लिए आपको ऐसे कैसे एब्जॉर्ब करना है कि किस काल में क्या हुआ। अब सुनो भाई, पूरा पाषाण काल क्या था, हिमयुग था दोस्तों। इस काल में ना आदमी पता है क्या किया करता था, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से शिकार किया करता था। आदमी ना बहुत बड़े पत्थरों से क्या किया करता था, शिकार किया करता था। शिकार का मतलब हंटर, यानी इस काल में लोग पता है क्या किया करते थे, हंटर किया करते थे, फूड गैदरिंग किया करते थे, यानी खाना इधर उधर से क्या किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे, फूड गैदरिंग। और इसी काल में ना दोस्तों याद रखना, आग का आविष्कार हो गया था, फायर इन्वेंशन। पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आते हैं, बताओ आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आप बोलोगे पैलियोलिथिक पीरियड में। पूरा पाषाण काल में आग का क्या हो गया था, आविष्कार। पॉइंट सुनो भाई, इस काल में लोग शिकारी थे, खाद्य संग्रह थे, फूड गैदरिंग का मतलब है खाना इकट्ठा किया करते थे इधर उधर से। और भाई शिकार ना, ये याद रखना, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से शिकार किया करते थे। पहले मैं आप लोगों को हंटर की बारे में बता देता हूं। देखो पूरा पाषाण काल में बहुत बड़े पत्थरों से शिकार किया करते थे, क्योंकि दिमाग तो था नहीं, बड़ा पत्थर उठाया और सिर में मार दिया और उसका शिकार हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, उनमें दिमाग आता गया, तो उनको पता चल गया भाई बड़े पत्थर नहीं, छोटा पत्थर ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पता है क्या किया उन्होंने, अगला काल आया ना, देखो इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, माइक्रो का मतलब छोटा, लघु पाषाण, यानी इस काल में उन्होंने छोटे पत्थरों से शिकार करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि पहले बड़े पत्थरों से शिकार कर रहे थे, वो सोच रहे थे जितना बड़ा पत्थर उठाऊंगा उतना ज्यादा शिकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई। समझ आया? अगले काल में उन्होंने छोटे पत्थर यूज करना स्टार्ट किया, तभी तो इस काल को क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथिक। तो मैं आपसे पूछूंगा इसको माइक्रोलिथिक क्यों कहा, तो आप बोलोगे इस काल में ह्यूमन ने भाई शिकार के लिए ना, हंटर के लिए छोटे पत्थरों का यूज करना क्या कर दिया था, स्टार्ट। चले भाई, अब नवपाषाण काल में क्या हुआ, अब ना उसके जो वेपन्स थे वो शार्प होना हो गए, यानी छोटे पत्थर से अब वो पहने हो गए, आगे से भी पीछे से भी, यानी आगे से भी गोदो पीछे से भी गोदो, भाई आदमी मर जाएगा। यानी अब इस काल में उसके हथियार देखो किस प्रकार तरक्की कर रहे हैं, इसमें उसके वेपन्स क्या हो गए थे, शार्प हो गए थे।
चले भाई, ये मैंने पत्थरों का आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दिया। अच्छा भाई, अगले काल में सुनो, अगले काल को क्या बोला? ताम्रपाषाण काल। यहां तक पत्थर 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 यूज कर रहा था। पहले बड़े पत्थर थे, फिर छोटे पत्थर थे, फिर शार्प हो गए, यानी पेन्ने पत्थर हो गए भाई, पेन्ने चुबा दो ऐसे। अगला जो काल है ना, इसमें देखो पहले ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब है यहां पे आदमी ने ना अपने लिए, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मेटल ह्यूमन हिस्ट्री में पहली धातु कौन सी यूज की गई थी, तो वो तांबा था भाई। आदमी ने ना तांबे और पत्थर का यूज करना जब स्टार्ट किया ना, तो इसी काल को हम क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। तो वो टाइम पीरियड बताना कब से था? 5000 बीसी से लेकर 2500 बीसी। इस काल में ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार किसी मेटल का यूज किया गया था, और मेटल कौन सी थी? वो धातु कौन सी थी? तांबा थी। फिर से सुनो, ये मैं बेसिक बता रहा हूं, अभी हमारी कहानी आगे स्टार्ट होगी। क्लियर है? ये सिर्फ आप लोगों का आज एक डेमो क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की। अगली जो मैं क्लास लेके आऊंगा ना, वो प्रॉपर आप लोगों की मैराथन जाएगी, क्योंकि एक बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए भाई इसका, तभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों को समझा पाऊंगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट टॉपिक नहीं कराता, कभी भी मैं करा दूं कि लिखो बौद्ध धर्म, लिखो भाई सिंधु घाटी सभ्यता, लिखो वेद, क्योंकि मेरा मानना है भाई जब तक बच्चे का ना एक क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस नहीं बनेगा ना, तब तक बच्चे को चीजें नहीं आएगी। समझ आया? तो आज इस क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दूंगा, समझ गए? तो ये आप लोगों को याद करना है, पहले ये याद करोगे तभी मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा। आगे सुनो भाई। भाई 20 लाख बीसी से लेके 12000 बीसी तक हमने बोला आदमी क्या करते थे? इसको पैलियोलिथिक पीरियड बोला। पूरी पृथ्वी पे बर्फ जमी थी, हंटर यानी शिकार किया करता था, आग का आविष्कार हो चुका था, फूड गैदरिंग करता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सुन लो भाई इसी काल की। इस काल में ना आदमी ने, पैलियोलिथिक पीरियड की बता रहा हूं, इस काल में आदमी ने ना पेंटिंग करना सीख लिया था। इस काल में आदमी ने ना चित्रकारी करना सीख लिया था, क्योंकि भाई लिखना आता नहीं था, लेकिन दीवारों पे खाली बैठता क्या करता? दीवारों पे पेंटिंग करना सीख लिया। अच्छा भाई, पेंटिंग करना सीख लिया तो इसका एविडेंस यानी इसका सबूत पता है कहां से मिला हम लोगों को? एक गुफा है जिसको बोलते हैं भीमबेटका गुफा। तो याद रखना, एक केव है भीमबेटका गुफा, भीमबेटका केव। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। आपसे पता है क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि भीमबेटका गुफा है, कहां पे है? पहले ये बताओ। मध्य प्रदेश में है। वहां की दीवारों पे ना पेंटिंग हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा वो पेंटिंग बताओ किस काल की है, किस टाइम पीरियड की है? भाई इसकी है, इसकी है, इसकी है या इसकी है? तो वो दोस्तों पूरा पाषाण काल की पेंटिंग है। क्या आपको समझ आया? तो इससे हमको पता चलता है लोगों ने ना पेंटिंग करना सीख लिया था, लेकिन लिखना नहीं आता था अभी, वैसे ही पेंटिंग कर रहे थे भाई। तो आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका गुफा की चित्र दीवारों पे जो पेंटिंग है वो किस काल की है? तो वो पूरा पाषाण काल की है। तो ये मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया आपको पूरा पाषाण काल का। आगे सुनो, नेक्स्ट टाइम पीरियड कौन सा आया? मेसोलिथिक, यानी जिसको माइक्रोलिथिक भी बोला जाता है, हिंदी में मध्य पाषाण या लघु पाषाण। इसकी खास बात सुनो भाई, क्या हुआ इसमें? क्या हुआ एक बात बताओ। पहले में क्या था? पूरी पृथ्वी पे बर्फ जमी थी, लेकिन अगले में पता है क्या हुआ? अगले में पृथ्वी लगातार धीरे धीरे गर्म हो रही थी, यानी इस काल की इंपॉर्टेंट बात आप बोलोगे कि क्लाइमेट में चेंज होना स्टार्ट हो गया था। क्लाइमेट में चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में क्या हो गया? परिवर्तन। तो पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ये बताओ क्लाइमेट चेंज, भाई पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन कौन से काल में हुआ था? मेसोलिथिक। देखो दोस्तों, जब कोई बड़ी घटना होती है ना, तभी काल चेंज होते हैं, ना तो यही काल चलता रहता भाई, आइस एज रहता। आइस एज नहीं था, क्योंकि इस काल ये खत्म हो गया। पता है क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलना धीरे धीरे क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। तो हम बोलेंगे क्लाइमेट में क्या आ गया था? चेंज आ गया था, और हमने काल भी चेंज कर दिया। पूरा पाषाण से हम आगे मध्य पाषाण पे। आगे सुनो, इसकी एक दो फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। चले भाई, पहला मेन पॉइंट है जलवायु में परिवर्तन। आपसे पूछा जाएगा किस काल में हुआ, तो आप बोलोगे मेसोलिथिक। इसी काल में लोगों के हथियार वेपन्स कैसे थे भाई बताओ? इस काल में शिकार के लिए वो छोटे पत्थरों का यूज क्या करता था, इसलिए इसको क्या बोला? माइक्रोलिथिक। आगे सुनो, आगे सुनो। नेक्स्ट भाई, इस काल में ना याद रखना लोगों का ना भाई मेन फूड यानी मेन खाना पता है वो क्या खाते थे? फिश खाते थे, मछली। पेपर में डायरेक्ट आएगा भाई, सुन लो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये बताओ मध्य पाषाण काल में लोगों का मेन फूड क्या था? क्या खाया करते थे? मछली खाया करते थे। समझ आ गया? आगे सुनो, नेक्स्ट सुनो भाई, इसी काल की बात कर रहा हूं। इस काल में ना लोगों ने भाई पशु पालना स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने पशु पालना सीख लिया था। और पहला जो पशु पाला था ना वो डॉग था, यानी कुत्ता था। ये सबको पता है भाई, जो पहला पशु पाला गया वो कौन सा था? कुत्ता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे फिर से पूछा जाएगा बताओ किस काल में आदमी ने ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार किसी एनिमल को अपना भाई यानी अपने अंडर रखा, यानी उसको पालना स्टार्ट किया, तो वो कौन सा था? डॉग था। आगे सुनो, अब एक मेन बात और सुन लो भाई,
इस काल की मेन पॉइंट सुनना भाई। इस काल में ना देखो मैंने कहा ऊपर वाले में ना हिम आइस एज थी, बर्फ थी पूरी पृथ्वी पे, बर्फ धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हुई भाई, बर्फ मेल्ट होना क्या हुई स्टार्ट हुई, पूरी पृथ्वी पे पानी आना स्टार्ट हो गया था। पानी आने की वजह से पता है क्या हुआ, जहां जहां बीज बिखरे हुए थे ना वो बीज अपने आप अंकुरित, अपने आप फर्टिलाइज होना क्या हो गए स्टार्ट हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो मैंने क्या कहा। इस काल में ना, इस काल में याद रखना खेती जो थी, खेती का मतलब है जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर जो था ना दोस्तों वो ना अपने आप हो रहा था, यानी हमने नहीं किया, अपने आप कैसे हो गया भाई ये बताओ। पहले तो बर्फ थी, लेकिन बर्फ के बाद जैसे ही पानी आया, जहां इधर उधर बीज बिखरे हुए थे वो अपने आप पानी की वजह से फर्टिलाइज हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा खेती अपने आप किस काल में हो रही थी, तो वो है दोस्तों माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक या मेसोलिथिक। तो अभी तक मैंने पॉइंट सुन लो भाई, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है, अभी तक पॉइंट सुनो। पहला हमारा काल था, चलिए इसको मैं अलग कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ये था हमारा दोस्तों कौन सा काल था, यहां पे ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक की इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैं आपसे पूछूंगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ, आप बोलोगे पैलियोलिथिक में। देख लो भाई, बड़े पत्थरों से शिकार किस काल में क्या करता था, पैलियोलिथिक में। भाई भीमबेटका गुफा में जो पेंटिंग है वो किस काल की है, पैलियोलिथिक पीरियड की है। समझ आ गया, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और सुन लो, वैसे आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वैसे छोड़ दो अभी के लिए, आगे सुनो। नेक्स्ट भाई फिर हमने पढ़ा मेसोलिथिक। मेसोलिथिक की खास बात क्या पड़ी भाई, मेसोलिथिक में क्लाइमेट में क्या हुआ चेंज आया, और इसमें ना लोगों ने छोटे पत्थरों का यूज करना स्टार्ट किया। और भाई पहला फूड, मेन फूड क्या था, मछली था। पशुपालना लोगों ने इस काल में क्या कर लिया था, सीख लिया था। और खेती ना अपने आप हो रही थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर अपने आप किस काल में हो रहा था, मेसोलिथिक में। आगे सुनो भाई, नेक्स्ट सुनना ध्यान से, नेक्स्ट सुनिएगा भाई, यही पेपर के क्वेश्चन आते हैं, यही पेपर के क्वेश्चन आएंगे भाई। आगे सुनो, नवपाषाण काल में क्या हुआ। नवपाषाण को ना याद रखना एक और नाम से जानते हैं, इसी को ना कई दफा उत्तर पाषाण काल भी बोल दिया जाता है। उत्तर पाषाण काल यानी पोस्ट लिथिक पीरियड, पोस्ट लिथिक पीरियड भी किसको बोलते हैं, नवपाषाण काल को ही। सुनो भाई ध्यान से, एक बात बताओ, 12,000 से लेके 10,000 तक कितने साल हो गए, 2,000 हो गए, 2,000 साल। अब 2,000 सालों से ना एक काम अपने आप हो रहा था, खेती अपने आप हो रही थी लगातार, 2,000 सालों से हो रही थी, मिट रही थी, हो रही थी, मिट रही थी। एक बात बताओ, अगर आपके सामने एक चीज बार बार लगातार होती रहे तो क्या आप लोग सीख नहीं जाओगे। तो ठीक है, देखो इस काल में खेती अपने आप हो रही थी ना, तो अगले काल में लोगों ने खेती करना सीख लिया, खेती करना सीख लिया। आपसे क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट, ह्यूमन ने एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट किया है, किस काल में, नवपाषाण काल में स्टार्ट किया है। और दोस्तों हमने जो पहली खेती जो उपजाई थी वो जौ और गेहूं थी, यानी जो हमने पहली खेती उपजाई है ना वो वीट था और बार्ली था। बार्ली यानी जौ और वीट यानी गेहूं। आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन हिस्ट्री में हमने सबसे पहले कौन सी खेती उपजाई है, जौ और गेहूं उपजाया है। अच्छा भाई फिर क्वेश्चन आएगा, इसका सबूत बताओ ना कहां से मिला है। इसका सबूत हमको मिला है मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ एक जगह है कहां की, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की। तो आपसे क्वेश्चन आएगा फिर से, भाई हमने खेती करना कब सीखा, नवपाषाण काल में। अभी बताओ खेती करेंगे तो अभी तक पीछे पता है क्या हो रहा था, हम इधर उधर घूमते रहते थे, शिकार करते रहते थे। लेकिन जब हमने खेती करना सीख लिया, अब हमने अपना खेती की रक्षा करनी पड़ेगी ना तो ऐसा हो जाएगा मैं गया उधर और मेरी खेती पीछे से उजाड़ दी किसी ने। तो नवपाषाण काल की एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इसमें लोगों ने स्टेबल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। स्टेबल लाइफ का मतलब है लोगों ने स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया। आपसे क्वेश्चन आएगा, स्थायी जीवन जीना लोगों ने कब शुरू किया है, तो वो कब किया है, नवपाषाण काल में। एक बात तो खेती करना सीख लिया, तो खेती को लाने ले जाने के लिए इसी काल में पता है किसका आविष्कार हुआ था, पहिए का भी आविष्कार हुआ, टायर इन्वेंशन हुआ भाई। टायर का इन्वेंशन किस काल में हुआ, यह भी हमारा नवपाषाण काल में था। तो फिर से सुन लो, पूरा पाषाण हमने सीख लिया, मध्य सीख लिया, नव सीख लिया, और ताम्र में एक ही बात है, बस हमने ना तांबे के साथ धातु पत्थर का यूज करना क्या किया था भाई, सीखा था। तो इसको बोला था हमने ताम्र पाषाण काल।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज की जो क्लास है ये जस्ट आप लोगों का एक सीक्वेंस बनाने के लिए है, क्रोनोलॉजिकल बनाने के लिए है। समझ आया? टाइम बहुत है, अभी 14 तारीख अभी आई नहीं है, पेपर को पता है कब है, लेकिन जिस प्रकार मैं कराता जाऊं उस प्रकार करते जाए। अब लगातार आपकी मैराथन आएगी भाई हर एक सब्जेक्ट की। तो याद रखना मेरा सबसे पहले ना आपको एंशिएंट हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कराया है, तो पहली क्लास आज की जो बेसिक क्लास है इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना, आपको ने टाइम पीरियड पता होना चाहिए भाई। ये क्रोनोलॉजिकल अगर सीक्वेंस पता हो गया ना, अगले जो चैप्टर होंगे बिल्कुल ऐसे स्पीड से भागोगे भाई। समझ आया? वो मैं भगाऊंगा कैसे भगाना है। तो 5 से 2.5। अब सुनो भाई, हमने जर्नी स्टार्ट की थी 20 लाख बीसी से, हमारा यहां तक हो गया, हम 2.5 तक पहुंच गए हैं। अब मैं आगे चलूंगा, फिर से सुनो। 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक का क्या काम है? पैलेलिथिक पीरियड था। पहुंचना कहां तक था? 0 तक। फिर 12 से 10 पहुंचा, 10 से 5 पहुंचा, 5 से 2.5 पहुंच गया, और 2,500। ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा। और इन चारों को याद रखना, इन चारों को हम बोलते हैं स्टोन एज। इन चारों को क्या बोले जाते हैं? स्टोन एज। इन चारों को ही क्या बोलते हैं? इन चारों को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोन एज। ये जो चार थे ना हमारे सामने, तो स्टोन एज, यानी इनको बोलते हैं पाषाण काल। और पाषाण काल, पाषाण काल के अब ये बताओ स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया? मैं बोल दूं 3 या 4, कहीं कहीं पे आपको 3 भी नजर आ जाएंगे। 3 पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना कई दफा आप लोगों को ये चैल्कोलिथिक इसी का पार्ट दिखा दिया जाता है। 9 पाषाण काल कई बुक्स में क्या होगा आपको दिखाया जाएगा 10 से लेके 3000 तक। इसका मतलब समझ जाना कि ये जो ना चैल्कोलिथिक, ये ना 9 पाषाण का ही डिक्लाइन पीरियड था। किसका डिक्लाइन था? 9 पाषाण काल का। जब भी पूछा जाए स्टोन एज कितने पार्ट में, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसमें कोई आपसे पूछा जाएगा नहीं। तो मेन आपको 3 पढ़ा देते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और 9 पाषाण। आगे सुना भाई। तो मैंने कहा स्टोन एज को मैं 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूं, 4 में भी। कौन कौन सा? एक है पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। एक है दोस्तों मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक है 9 पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। ये आपको पता चल गया। ये है दोस्तों पैलियोलिथिक, और ये है मेसोलिथिक, और ये है नियोलिथिक, नियोलिथिक। और कई दफा मैंने कहा ताम्र पाषाण भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ताम्र पाषाण यानी चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक। अब सुनना भाई ध्यान से, ध्यान से सुनना। स्टोन एज को एक और नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को ना प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड दोस्तों वो पीरियड होता है जहां पे ना लोगों ने ना, जहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, जहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। स्क्रिप्ट का मतलब है जहां पे कोई लिखाई नहीं थी, लोगों ने भाई कोई लिखाई नहीं थी, क ख ग कैसे लिखते हैं, कोई था ही नहीं भाई। तो आपसे पूछा जाएगा स्टोन एज को क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें लिखाई वगैरह यानी कुछ लिखा हुआ था ही नहीं। समझ आ गया? चले, ये हमारा स्टोन एज खत्म हो गया। स्टोन एज कहां तक था हमारा बताओ? तो स्टोन एज हमारा हमने आप कह सकते हैं 20 लाख बीसी से लेके और कहां तक पढ़ लिया हमने? 2500 बीसी तक। ये था स्टोन एज। अब मैं 2500 से आगे की जर्नी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कहां तक पहुंचने का। पहले 0 तक पहुंचेंगे भाई। 0 तक में क्या क्या होता गया, क्या क्या होता गया वही हम पढ़ रहे हैं। 2.5 तक पहुंच गया, 2.5 से आगे सुनो भाई। अब सुनो 2.5 से आगे। देखिए मैंने कहा था आप लोगों को, पहले वहीं से बता देता हूं कि 5000 बीसी से लेके जो 2500 बीसी था, ये आपने अभी अभी पढ़ा, ये ताम्र पाषाण काल था। ताम्र पाषाण काल था, क्योंकि इसमें लोगों ने तांबे का और पत्थर का यूज करना सीख लिया था। तो इस काल में पहली बार किसी धातु का यूज किया, और जो थी चैल्कोलिथिक, तांबा। आगे सुनो। अब इसके बाद पता है क्या हुआ दोस्तों? 2500 बीसी से लेके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 1750 बीसी आ गया साल, 1750 बीसी। इस टाइम पीरियड को पता है क्या बोलते हैं? इस टाइम पीरियड को 4 नामों से जानते हैं। इसी को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताओ, यानी इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड डायरेक्ट पेपर में आता है, बताओ क्या है? आप बोलोगे 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है भाई। आगे सुनो। इसी को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। यानी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किसको बोला जाता है बताओ? इसी को, या इसी को और 4 नामों से जानते हैं। 4 नामों से पहला बता दे, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दूं, या इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसी को दोस्तों ब्रोंज एज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रोंज एज, यानी कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और या इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मिक्स्ड एज, मिक्स्ड एज,
मिक्स्ड इसका मतलब है मिश्रित सभ्यता, मिश्रित सभ्यता। बताओ भाई, फिर से बता रहा हूं, आज की ये जो क्लास है तुम्हारी, ये जस्ट एक क्रोनोलॉजिकल बताने की है मेरा। मैं सिर्फ आप लोगों को ना 20 लाख से जर्नी स्टार्ट की, मैं 712 तक आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होता गया। और ये टॉपिक आएंगे हमारे बाद में, फिर डिटेल से पढ़ेंगे इनमें किस में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, अब सुनो इसको। पहले तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक भारत में क्या था। आप बोलोगे भारत में इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। और नदी वाला टॉपिक मैं करा चुका हूं आप लोगों को। रिवर्स देखना भाई, रिवर्स देखना। जैसे मान लो ये है हमारा इंडिया, ये क्या है हमारा भारत है, और भारत में ना यहाँ पे मानसरोवर झील है चाइना में। मानसरोवर झील से ना यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु, पाकिस्तान में जाती है। रिवर्स वाला टॉपिक देखना भाई, अच्छे से करा रखा है हर एक टॉपिक आप लोगों को, ज्योग्राफी। ठीक है, ये है सिंधु नदी जिसको बोलते हैं इंडस रिवर। अब सुनो भाई, 2500 से 1750 बीसी के टाइम पीरियड में ना पता है लोग इस नदी के आसपास रहा करते थे। यह है सिंधु। सिंधु की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है दोस्तों रावी। और रावी नदी के किनारे हुआ करता था हड़प्पा। क्या हुआ करता था? हड़प्पा। और सिंधु नदी के किनारे हुआ करता था मोहनजोदड़ो। क्या हुआ करता था? मोहनजोदड़ो। ये टॉपिक आएंगे तब मैं डिटेल में बात करूंगा। सुनो भाई, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के आसपास ना लोग सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, तो इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आपको समझ आया? आगे सुनो। सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे सैकड़ों नगर है, लेकिन उनमें ना सबसे पहला खोजा गया नगर कौन सा था? पहले सबसे पहले हमने डिस्कवरी किसकी की है? हड़प्पा की। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता भी। क्या आपको समझ आया? सबसे मेन तो इस टॉपिक का नाम अगर आपसे पूछा जाए ना, ऑप्शन ये भी आए तो हड़प्पा सभ्यता आंसर लगाओगे। इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे सुनो। अब ब्रोंज एज क्यों बोला? एक बात तो इससे पहले जाओ, ताम्र पाषाण है। ताम्र पाषाण का मतलब पहले आदमी तांबे का यूज कर रहा था ना, कॉपर का यूज कर रहा था भाई। अब आदमी ने ना जैसे ही अगला टाइम पीरियड किया, यानी आदमी का इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है। ब्रोंज बनता है दोस्तों कॉपर और टीन से। कॉपर और टीन मिलकर ही कांस्य बनता है। यानी इन लोगों ने ना दोस्तों, इन लोगों ने ब्रोंज बनाना सीख लिया। देखो, इससे पहले में आविष्कार हुआ था किसका? तांबे का। अगले में आविष्कार हो गया किसका? कांस्य का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ना, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कांस्य का आविष्कार किया था, ब्रोंज का। तभी इसको क्या बोला जाता है? ब्रोंज एज बोला जाता है। और ब्रोंज जो है ये मिक्स है, ये मिक्स मेटल है। किसका बना? कॉपर और टीन से बनता है, तो इसलिए इसको क्या बोला? मिश्रित सभ्यता। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया? अब इसमें टॉपिक में क्या है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा भाई, वो हम बात करेंगे आगे। आगे सुनो। फिर टाइम गुजरता गया, 1750 बीसी से लेके 1500 बीसी तक आ गए। फिर से देखो पहुंचना कहां तक है? जीरो तक पहुंचना है भाई, जीरो तक है। अभी पहुंचे कहां है? 1500 बीसी तक। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई। 1750 बीसी से लेके 1500 बीसी का ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको पता है क्या माना जाता है? इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है। इसको डिक्लाइन माना जाता है, डिक्लाइन। क्योंकि इस काल में किसी को नहीं पता क्या हुआ, तो हमने मान लिया मे भी हो सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी का डिक्लाइन हो गया भाई, वही उसी का क्या हो गया? पतन हो गया। समझ आया? और इस काल में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, हम कहां तक पहुंच गए? 1500 बीसी तक पहुंच गए। समझ आ गया? फिर से देखो जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। पहले स्टोन एज पढ़ा था भाई। पहले हमने जर्नी स्टार्ट की है 20 लाख से लेके कहां तक पहुंचे? 12। 20 से 12, 12 से 10, 10 से 5, 5 से 2.5। दिमाग में इस प्रकार करते जाना। फिर ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? 2.5 पहुंच गए ना। 2.5 से 1750, सॉरी 2.5 से 1750 वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। वो क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2.5 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता। 1750 से 1500 इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था? डिक्लाइन था। आगे सुनो भाई। अब हम आगे हैं 1500 बीसी पे। अब साल आ गया 1500 बीसी। 1500 बीसी से लेके ना दोस्तों 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक ये जो काल है ना, इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड यानी इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। इसको क्या बोला जाता है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। क्योंकि दोस्तों अब एक बात बताओ, इससे पहले अगर मैं चले जाऊं, मैंने कहीं भी लिखने की बात की है? कहीं भी लिखने की बात नहीं की। सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाए ना भारत का, इस काल में ना हमारा पहला वेद लिखा गया था जिसका नाम क्या था? ऋग्वेद।
इस काल में लिखा गया था भाई 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड में एक वेद लिखा गया जिसका नाम क्या था, ऋग्वेद था। देखो वेद संख्या में 4 है और चारों में सबसे पुराना बताओ कौन सा, तो आप बोलोगे ऋग्वेद है। और आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे पुराना ग्रंथ बताओ, यही भारत का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ, ओल्डेस्ट लिटरेचर बताओ, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब है लिखा हुआ, पुराना ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद है भाई। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद। आगे सुनो भाई, ओल्डेस्ट लिटरेचर, ओल्डेस्ट लिटरेचर, पुराना ग्रंथ। क्लियर है, बस आगे सुनो। नेक्स्ट भाई 1000 बीसी से लेके और दोस्तों 600 बीसी तक, कहां तक पहुंचना है, 0 तक बोला था, 600 तक पहुंच गए हैं। इस काल को सुन लो क्या बोला जाता है, इस काल को बोला जाता है, उसको ऋग्वेदिक था, इसको उत्तर वैदिक काल, इसको उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल का मतलब है दोस्तों पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। पता है क्यों, क्योंकि इसमें ना बाकी बचे 3 वेद हमारे लिखे गए थे, 3 वेद ऊपर लिखे जा चुके हैं, सॉरी 1 वेद ऊपर ऋग्वेद और बाकी बचे 3 वेद। इसमें कौन कौन सा बच गया, एक सामवेद है, एक भाई आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद, और एक था यजुर्वेद, एक है हमारा यजुर्वेद। समझ आया, ये 3 वेद कब लिखे गए, पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है या नहीं है। और दोस्तों अब सुनो ना, यहां से लेके यहां तक, अब बताओ क्या 1500 बीसी से लेके और भाई 600 बीसी तक हमारे वेद ही तो लिखे गए हैं, चारों वेद कब से लेके कब तक लिखे गए, 1500 से लेके 600 बीसी तक। तो इस काल को हम एक नाम और बोल देते हैं वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वैदिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो आप बोलोगे वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक उत्तर वैदिक काल, सॉरी एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। क्लियर है, ये टाइम पीरियड डायरेक्ट पेपर में देखे गए हैं, याद रखना। ये एक एक चीज जो मैं करा रहा हूं इसको लाइटली मत लेना, कभी ये सोचे ये याद मैं ना करूं, हर एक चीज याद करनी आप लोगों को। और भाई चीजें याद करनी पड़ेगी, कभी ये सोचे ज्यादा हो गया, सिलेक्शन लेना है तो दूसरे बच्चे से हटके जितना मैक्सिमम होगा उतना पढ़ेंगे भाई। ये थोड़ी होता है कि कम से कम पढ़ू, कम से कम पढ़ू, जितना होगा उतना पढ़ेंगे। क्लियर है, आगे सुनो। 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का टाइम पीरियड कौन सा है, पोस्ट वैदिक पीरियड है, जिससे बाकी बचे 3 वेद लिखे गए थे। और इसी टाइम पीरियड में ना आप बोल सकते हैं हमारे पुराण भी लिखे गए थे, पुराण उपनिषद भी इसी टाइम पीरियड लिखे गए थे। देखो उपनिषद का अर्थ पूछ लिया जाता है आपसे, एक चीज याद रखना भाई, एक शब्द लिखा मैंने उपनिषद, उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है, गुरु के समीप बैठना। आपसे क्वेश्चन आता है उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद का तात्पर्य होता है। अब ये होगा क्या वो आगे पढ़ाऊंगा भाई, ज्यादा डिटेल में मत आओ अभी। चलो भाई एक बात बताओ, मैं धातु पे आता हूं, मेटल पे आता हूं, ठीक है। ये तो सिंधु घाटी सब बता के लोगों ने क्या बनाना सीख लिया, ब्रोंज मिक्स्ड। अभी तक ये बताओ क्या मैंने कहीं भी, देखो पहले पत्थर 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 थे, फिर पत्थर के बाद आदमी ने तांबे का यूज किया, चैल्कोलिथिक पीरियड आया, तांबे के बाद आदमी ने मिश्र धातु बनानी सीख ली जो ब्रोंज थी। अभी तक कहीं पे लोहा आया है नहीं, लेकिन लोहा पता है कब आया, लोहा आया वैदिक काल में। और वैदिक काल में पता है कब आया दोस्तों, याद रखना 1000 बीसी में ना, याद रखना लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहे का, आयरन का, लोहे का आविष्कार बताओ कब हुआ। मैं अगर आपसे पूछूं लोहे का आविष्कार कब हुआ, आप बोलोगे 1000 बीसी में आयरन इन्वेंशन हो गया था, लेकिन अब इनको यूज करना नहीं आया था। लेकिन लोहे का, आयरन का यूज करना लोगों ने कब सीख लिया था, तो 600 बीसी जब आया ना, लोगों ने लोहे का यूज करना क्या कर लिया, सीख लिया। और दोस्तों इस आयरन ने ना दुनिया में बड़ी क्रांति ला दी थी, और स्पेशल भारत में, तो भारत में पता है क्या किया, जब 600 बीसी आया, 600 बीसी आया, भारत में 2 बड़ी क्रांति आ गई। यानी पता है क्या, एक तो 16 महाजनपद आए, 16 महाजनपद। 600 बीसी आया ना जब, भारत में कितने महाजनपद थे, अब ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा, बात सुनते जाए बस। और 62 अलग अलग धर्म निकल के आए थे, रिलीजन। 600 बीसी जब भारत में आया, इस समय मैं पूछूंगा भारत में क्या था, आपसे पूछा जाए, आप बोलोगे 600 बीसी में ना लोहे का आविष्कार हो गया, और लोहे के आविष्कार ने ही कितने महाजनपद निकाल दिए, 16 महाजनपद। अब बोलोगे लोहे ने कैसे निकाले, अब एक बात बताओ, सुनो पहले ये सुनो एक बार, फिर बताता हूं। 600 बीसी के आसपास जब भी आपसे पूछा जाए कितनी बड़ी क्रांति आई भारत में, 2, एक तो 16 महाजनपद आए। महाजनपद होता है एक तरीके से आप स्टेट लगा सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे आज भारत में कितने राज्य हैं, आप बोलोगे 28,
मैं पूछूं 600 बीसी जब था तब भारत में कितने राज्य थे? आप बोलोगे 16 राज्य हुआ करते थे, जिनको हमने पहले नाम क्या दिया? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में ना सबसे शक्तिशाली था मगध महाजनपद। भाई मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। इसी ने ना धीरे धीरे इन 15 महाजनपदों को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था, कब्जा लिया था। एक क्रांति तो ये हुई भाई। दूसरा 600 बीसी के आसपास मैं पूछूंगा कितने धर्म निकल के आए थे? आप बोलोगे 62। 62 में ना दो सबसे फेमस हो गए थे दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन सबसे फेमस हुए थे 62 में। क्या आपको समझ आया? तो 600 बीसी के आसपास बौद्ध धर्म और क्या थे? जैन धर्म थे। चले भाई, अब एक बात बताओ भाई, देखो याद रखना 600 बीसी से पहले जाऊंगा तो वैदिक काल है। वैदिक काल, इससे पहले ना लोग कबीलों में रहा करते थे। किस में रहा करते थे? कबीलों में रहा करते थे। और दोस्तों कोई आप लोगों की राजा महाराजा नहीं हुआ करते थे। मैं अगर आपसे पूछूं ना राजा महाराजा कब से होना स्टार्ट हुए हैं, तो वो हुए हैं 600 बीसी के बाद। ये जब 16 महाजनपद है ना तभी राजा महाराजा होना स्टार्ट हुए हैं। अब जब से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु ये सुने ना आप लोगों ने, ये सारे राजा 600 बीसी के क्या है? अब बाद में आएंगे। इससे पहले फिर से सुन लो, इससे पहले राजा नहीं हुआ करते थे। एक बात और, राजा नहीं है तो सेना का क्या मतलब? तो इस 600 बीसी से पहले सेना भी नहीं हुआ करती थी, और सेना नहीं है तो भाई टैक्स का भी कोई मतलब नहीं था। तो इससे पहले लोगों से ना टैक्स नहीं लिए जाते थे। 600 बीसी से पहले लोगों से टैक्स नहीं वसूला जाता था। आदमी गिफ्ट दे दिया करते थे, जो सरदार हुआ करता था अपनी मर्जी से, लेकिन टैक्स नहीं था। तो आपसे अगर तीन चीजें बताओ, 600 बीसी के बाद तीन चीजें हुई। एक, राजा महाराजा बनने स्टार्ट हुए, स्थायी सेना यानी लोगों ने आर्मी रखना स्टार्ट कर दी, लोगों ने टैक्स के रूप में पैसा वसूलना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें हुई 600 बीसी के बाद। कब से? लोहे की क्रांति से। अब लोहे से ही क्यों हुआ? पॉइंट सुनना। लोहे के आने से ना जमीनों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था भाई। लोहे के आने से जमीनों का क्या बढ़ गया? इंपॉर्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? एक बात तो, पहले ना आदमी रहा करते थे नदियों के किनारे, नदियों के आसपास रहा करते थे, क्योंकि ना हमारे पास ऐसी कोई धातु नहीं थी जो ना भाई कठोर सतह को भी उखाड़ देती। लेकिन लोहा जब आया ना, लोगों ने नदियों के दूर जाकर बसना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोहे ने अब कठोर जमीन को भी उखाड़ना क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया। और जिससे जमीनों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, लोगों ने जमीनें हड़पना स्टार्ट कर दी, और इस तरह कितने भारत में महाजनपद निकलाए? 16। ये सारे बस आप लोगों को टाइम पीरियड याद रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को समझ आया? सारे टॉपिक मैं कराऊंगा। आज का जो टॉपिक है ना, सिर्फ आप लोगों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री समझने के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, डायरेक्ट टाइम पे आते हैं पेपर में, समझ आया? लेकिन क्रोनोलॉजिकल जरूर सीखना है। एक बात तो, हम कहां तक आ गए? 600 बीसी तक। फिर से देखो एक बार, हमने जर्नी स्टार्ट की थी भाई 20 लाख बीसी से। 20 लाख से कहां तक आए? हमें 12,000 तक। 12,000 बीसी से फिर हम आए 10,000 बीसी तक, और 10,000 बीसी से फिर कहां आए दोस्तों? कहां तक आए बताओ? 10,000 से लेके फिर हमने स्टार्ट किया 5,000 तक। 5,000 बीसी से हम आए 2,500 बीसी तक। 2,500 बीसी से लेके 1750, इस तरह 1750, 1500, और अब हम आगे हैं 600 बीसी तक। कहने का मतलब है ये है 0, ये है 712, और हम पहुंच चुके हैं यहां कहीं ना कहीं 20 लाख था, 20 लाख बीसी था, और हम पहुंच गए हैं 600 बीसी तक। और हमको पहुंचना कहां तक है? पहले 0 तक। एक बात बताओ, ये है 2023। अगर मैं आपसे पूछूं आज से, इन प्रेजेंट से, आज से कितने साल पहले भाई 16 महाजनपद हुआ करते थे? एक बात तो, 16 महाजनपद या मगध कब हुए हैं? 600 बीसी में हुए हैं ना भाई। देखो शुद्ध आप भाई 23 हटा दो, 2000 तो यही हो गए डायरेक्ट, 0 से लेके 2000 ये, और 600 साल ये, तो आप कहोगे लगभग ना 2,500, लगभग 2600 साल पहले की बात है जब 16 महाजनपद हुआ करते थे आज से। समझ आ गया? चले, ये एक बेसिक बात थी। अब मैं आप लोगों को 600 बीसी के आगे ले चलता हूं भाई। 600 बीसी के आगे क्या हुआ? अब यहां से आपकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने कहा 600 बीसी के, जब 600 बीसी चल रहा था तो भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल कौन सा था? मगध। याद रखना, अब मगध महाजनपद की कहानी चलती है। इसके बाद 600 बीसी के बाद मगध के बारे में ही हमको पढ़ना होता है भाई, और किसी के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता। भारत का इतिहास मगध के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो याद रखना, मगध में टोटल ना 7 वंश आए हैं। मगध में टोटल कितनी डायनेस्टी हुई है? जब भी आपसे पूछा जाए 7 वंश हुए हैं। अब वो कौन कौन से वंश थे? तो याद रखना, उनका एक कोड है हमारा हसीन मासुका के नाम से।
हसीन मासुका। मगध में आने वाले कौन कौन से वंश थे? हसीन मासुका। तो पहला देखो है लिखा मैंने है, तो पहला सुनो, पहला है से बना हर्यक वंश। पहला कौन सी डायनेस्टी थी? तो आप बोलोगे हर्यंका डायनेस्टी। मगध में पहला आने वाला वंश कौन सा था? डायरेक्ट पूछा जाएगा, हर्यंका डायनेस्टी। दूसरा सी से बना शिशुनाग वंश। सी से कौन सा वंश बना? शिशुनाग डायनेस्टी। इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, शिशुनाग डायनेस्टी आई, शी से बना शिशुनाग। अगला सुनो, अगला ना से क्या बना? तीसरे नंबर पे ना से बना नंद वंश, नंद वंश, नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, नंद वंश। चले आगे, मां से क्या बना? फोर्थ नंबर पे मां से मौर्य वंश। मां से बना मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य इसे के राजा हुए हैं, मौर्य डायनेस्टी। अगला शू से बना शुंग वंश। ये क्रम में याद होना चाहिए भाई, कौन कौन सा वंश आया है। मगध में टोटल कितने वंश आए हैं? 7। ये है शुंगा डायनेस्टी, शुंग वंश। अगला का से कणव वंश। 6 नंबर पे का से कौन सा था? कणव डायनेस्टी, कणव वंश, कणव डायनेस्टी। और 7वां था भाई 7 के नाम से ही, 7 से बना सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो मगध में टोटल कितनी डायनेस्टी हुई है बताओ? जब भी आपसे पूछा जाए ना मगध में कितने वंश हुए, तो आप बोलोगे 7। देखो इन्हीं ने ना दोस्तों, इन्हीं ने धीरे धीरे उन 15 महाजनपदों को कब्जाना स्टार्ट किया था, किसी एक राजा ने नहीं कब्जाया। मान लो हर्यक वंश के शासकों ने 2-3 महाजनपदों को कब्जा लिया, इसने 2-3, इसने 2-3, इसने 2-3, तो ऐसे करते करते मगध ने मौर्य तक ना सारे महाजनपद क्या कर लिए थे? कब्जा लिए थे भाई। समझ आ गया? आगे सुनो, नेक्स्ट सुनना अब ध्यान से। एक बात तो देखो, मगध का पहला वंश था हर्यक, दूसरा था शिशुनाग, तीसरा वंश कौन सा था? नंद वंश। अब यहां पे मैंने एक वो लगाया भाई, देखिए यहां पे मैं आप लोगों को चले मौर्य वंश पे मैंने एक लाइन खींची है भाई, याद रखना। देखो भारत में ना मौर्य वंश से पहले भी विदेशी आक्रमण हुए हैं। विदेशी आक्रमण का मतलब है फॉरेन इन्वेजन। मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण हुए हैं और मौर्य वंश के बाद भी विदेशी आक्रमण हुए हैं। मैंने बीच में बनाया मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले 2 फॉरेन इन्वेजन हुई है भारत पे। भारत में ना सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण हुआ है ईरानियों का, और दूसरा हुआ है यूनानियों का, दूसरा हुआ है यूनानियों का। भाई ईरानियन, आपसे क्वेश्चन आता है, एक बात बताओ, पाकिस्तान भारत के अंदर था, भारत के साइड में भाई ईरानी तो लगेगा फिर, तो भाई सबसे पहले झगड़ा तो पड़ोसियों के साथ होगा। आपसे क्वेश्चन आता है भारत पर सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन, सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसका हुआ था भाई? आप बोलोगे सबसे पहला हुआ ईरानियों का। अच्छा फिर मैं पूछूंगा दूसरे नंबर पे, आप बोलोगे यूनानियों का, दूसरा हुआ यूनानियों का। समझ आया? तो यूनानियों का आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ था? यूनानियों का आक्रमण हुआ था नंद वंश के समय। यूनानियों का आक्रमण हुआ था नंद वंश के समय। और यूनानी पता है कौन सा बात कर रहा हूं मैं? यूनानी का मतलब है ग्रीक, यूनान का मतलब है सिकंदर का आक्रमण हुआ था भाई। तो पेपर में आता है सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, सिकंदर इन्वेजन, सिकंदर को ही क्या बोलते थे? अलेक्जेंडर। सिकंदर का आक्रमण पूछा जाता है किस वंश के दौरान हुआ था? नंद वंश के दौरान हुआ था भाई। बताओ क्या आपको समझ आया? क्लियर है? सुनो भाई, जब मगध के आपको पढ़ना क्या क्या है वही मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ क्रोनोलॉजिकल बता रहा हूं। 600 BC जब आएगा, 600 BC के बाद हमको पहले तो ये 7 महाजनपद पढ़ने हैं, 7 के 7 वंश पढ़ने हैं। इन वंशों में जब हमारा यहाँ पे आएगा तो फिर 1-2 टॉपिक और आते हैं कि मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण, यानी हमको ईरानी और यूनानियों का आक्रमण पढ़ना है। फिर आएगा मौर्य वंश के बाद कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो मौर्य वंश के बाद भारत में 4 आक्रमण हुए विदेशियों के, और इन चारों का सीक्वेंस याद रखना भाई। मौर्यों के बाद यहां पे लिख देता हूं, मौर्यों के बाद कौन कौन से विदेशी आक्रमण भारत पे हुए, एक के बाद एक। तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था इंडो ग्रीकों का, इंडो ग्रीकों का। इंडो ग्रीक होता है दोस्तों हिंद यवन जिसको बोलते हैं। इंडो ग्रीकों ने भारत पे अटैक किया था। अब ये कौन है, ये स्टोरी मैं अगली क्लास में बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल सीखो। दूसरा हुआ शकों का, 3rd नंबर पे आए पहलव, और चौथे पे आए कुषाण। ये चारों विदेशी थे जिन्होंने भारत पे क्या किया भाई? अटैक किया। सुन लो भाई, मौर्य वंश खत्म हो चुका था। मौर्य वंश के बाद पता है क्या हुआ? सुनो भाई, ये भारत है,
मौर्य वंश जैसे ही खत्म हो गया, भारत का कई शुंग वंश आ गया भाई, कण्व वंश भी आ गया, सातवाहन वंश भी आ गया, ये भी अपना राज कर रहे हैं, और साथ साथ विदेशी भी आ गए भाई। देखो पूरा भारत कितने सारे टुकड़ों में बढ़ चुका था, लेकिन इन विदेशों में ना धीरे 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 पावर सबसे शक्तिशाली पता कौन हो गया? सबसे शक्तिशाली हो गए थे कुषाण, जिसका महान शासक हुआ है कनिष्क। वो आगे पढ़ाऊंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी के लिए मैं क्रोनोलॉजिकल बता रहा हूं। तो एक बात बताओ, वापिस आते हैं यहां पे, मौर्यों के बाद 3 तो ये अपने देसी वंश थे भारत के, और ये 4 विदेशी थे। तो आपसे क्वेश्चन आता है, मौर्यों के बाद भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था भाई? इंडो ग्रीकों का। अच्छा, दूसरे नंबर पे शकों का, इंग्लिश हिंदी सेम है भाई, फिर से मैंने कहा शक्काज। तीसरे पे पहलव और चौथे पे कुषाणों का। ये विदेशी आक्रमण हुए हैं, समझ आ गया? जब भारत पे बस हो गया खत्म, जब भारत पे कुषाणों का राज था ना, कुषाणों के बाद की बात कर रहा हूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं। कुषाणों के बाद एक नया वंश आया भारत में जिसका नाम था गुप्त वंश, यानी ये हमारा देसी वंश था। देसी का मतलब भारतीय था, ये इंडियन। यानी कुषाणों के बाद कुषाणों की शक्ति को भी हरा दिया धीरे धीरे ना। कुषाणों ने जमीन दान दी थी वैसे गुप्तों को। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त। या आप समझ जाना, कुषाण के बाद हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश पढ़ेंगे। और गुप्त वंश के बाद पढ़ेंगे वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी। वर्धन वंश में यानी आप लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में सुना होगा, हर्षवर्धन के बारे में, समझ आया? और हर्षवर्धन के बाद यानी हर्षवर्धन तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। हर्षवर्धन तक हमारा क्या था? एंशिएंट हिस्ट्री था। तो दोस्तों ये मैंने आज की क्लास में सिर्फ आप लोगों को डिस्कस किया है हमारा एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल, कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कब से कैसे 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 चलेगा। एक लास्ट बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो जब भारत पे नॉर्थ इंडिया पे राज कर रहे थे मौर्य वंश, नॉर्थ इंडिया पे मौर्य वंश का राज था ना, उसी समय ध्यान रखना भाई, यहां पे बता देता हूं। जब भारत पे, ये मान लो भारत है, जब भारत पे नॉर्थ इंडिया में कौन सा वंश राज कर रहा है? मौर्य वंश। उसी समय पता है आप लोगों को साउथ इंडिया में, उसी समय ये है साउथ इंडिया, उसी समय साउथ इंडिया में ना एक वंश चल रहा था जिसका नाम था संगम वंश। उसी समय साउथ इंडिया में कौन सा वंश था? संगम वंश, सॉरी संगम काल था, इसको संगम पीरियड बोलते हैं। साउथ इंडिया में कौन सा पीरियड था? संगम पीरियड। पेपर में डायरेक्ट आता है संगम काल, बताओ किसका इतिहास है? साउथ इंडिया का। और संगम पीरियड में ना देखो आप लोगों को बताऊं, ये है भारत भाई। संगम पीरियड में 3 वंश आते हैं, 3 वंश थे। ये सबसे नीचे केरल है, केरल में राज करते थे चेर वंश, सुना होगा आप लोगों ने। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में राज करते थे एक तो चोल साम्राज्य था और एक पांड्य वंश था, पांड्य वंश था। तो आपसे पूछा जाएगा संगम काल जो था, संगम पीरियड, इसमें कितने वंश हुए हैं? 3, चेर, चोल और पांड्य। ये कब थे? जब नॉर्थ इंडिया में क्या था भाई? नॉर्थ इंडिया में मौर्य वंश था, साउथ इंडिया में इसी के पैरेलली क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? संगम पीरियड चल रहा था, जिससे संगम पीरियड में कितने वंश आते हैं? 3, चेर, चोल और पांड्य। चेर थे केरल में, याद रखना केरल का प्राचीन नाम, वैसे केरल का ओल्डेस्ट नाम चेरी है। और चोल और पांड्य कहां राज करते थे? तमिलनाडु में राज करते थे। समझ आ गया? ये बेसिक एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी। दोस्तों आज के लिए मैंने सिर्फ आप लोगों को एक सीक्वेंस बताया है और इससे ज्यादा नहीं बताया। अगली क्लास में मैं स्पीडली ना टॉपिक को मूव करने वाला हूं, समझ आ गया? ये सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले बता रहा हूं भाई, क्योंकि अगली क्लास से बार बार जिक्र होगा कि ये है वो है भाई, ठीक है? तो एक क्रोनोलॉजिकल आप याद कर लेना। चले भाई आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपना अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।